आजम जनाब अनवर शरीफ साहब, जो सरगोजा नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जेडीएस के उम्मीदवार हैं, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे एक मौका दिया। आप तमाम जिम्मेदारान और बुजुर्गों और नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर मैं अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। मैं ये बात आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूं शुरुआत में कि मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का, इस असेंबली हल्के में तमाम राय-दहिंदगान का, कि जब यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए उस वक्त आपने हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया। मैं हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बहुत पहले यहाँ पर आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपने मसाइल और अपनी पार्टी की पॉलिसी को बयान करना चाहता था, मगर आप जानते हैं कि जब बल्दिया का इलेक्शन हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो उस वक्त सिद्धारामैया ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि कहीं पर भी बेंगलुरु में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को तकरीर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमने पुलिस के आला अहदेदारों से जाकर मुलाकात की और उस वक्त कहा कि हमारी पार्टी कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर हमने तय किया कि ठीक है, अगर जलसे करने से हमको रोका जा रहा है और हमारी आवाज को आवाम के दरमियान में जाकर बयान करने से रोका जा रहा है, और अगर सिद्धारामैया और उनकी हुकूमत ये समझ रही है कि हमारे जलसे और हमारी तकारीर से अवाम में एक जोश और इनकलाब पैदा होगा और हम हक़ाइक़ को बयान करेंगे, तो हमने तय किया कि ठीक है, आप हमको म्युनिसिपल वार्ड में पदयात्रा करने की इजाजत दीजिए, जो हर सियासी पार्टी को मिलती है। तो वो इजाजत भी, वो परमिशन भी हमको नहीं मिली और बार बार बड़े उस वक्त के जो पुलिस के अहदेदार थे वो ये कह रहे थे कि अगर आपको जलसा करना है तो विदाउट असदुद्दीन ओवैसी जलसा करो। मैं 1-2 होटलों में था, 2 स्टार मामूली होटल थी, उस होटल के इंतजामिया पर सिद्धारामैया की हुकूमत ने दबाव डालकर मुझे होटल से निकाल दिया। फिर हमने 2 बेवा बहनें थी, उनका एक फर्निश फ्लैट लिया, तो रात के 2 बजे वो 2 बेवा बहनें आकर हमसे कहती हैं, रो कर कहती हैं कि आप लोग हमारा फ्लैट खाली कर दो, वरना कांग्रेस की हुकूमत पुलिस के जरिए हमसे पूछ रही है कि हमारे पास लाइसेंस है या नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं,
मैं एक सियासी पार्टी का जिम्मेदार हूं और मुझे रात के 2:30 बजे निकाल दिया गया। बेंगलुरु से दूर एयरपोर्ट के पास जाकर एक होटल मिली। आपको याद होगा कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा था, अगस्त का महीना था, मैंने पुलिस से इजाजत मांगी कि भाई कल 15 अगस्त है, मैं तिरंगा लहराना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे फख्र होता है जब मैं तिरंगा लहराता हूं, मेरा सीना फख्र से फूल जाता है जब मैं जनगण मना पढ़ता हूं, मुझे इजाजत नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, जाके तिरंगा लहराऊंगा। तो मुझसे कहा गया कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि भाई ये क्या अंग्रेजों की सरकार है या हिंदुस्तान एक जमहूरियत है? नहीं माने। हमारी जमात के पार्टी के जिम्मेदारों ने कहा कि नहीं असद भाई, कल कुछ भी होगा हम आकर झंडा लहराएंगे। मैं सोचा उस बारे में और फिर ये फैसला लिया कि अगर मैं जाऊंगा और झंडा लहराऊंगा और खुदा ना खास्ता गरीब आवाम को तकलीफ पहुंचेगी, ये मैं नहीं चाहता था। मैं बगैर बोले फजर की नमाज के बाद खामोशी से एयरपोर्ट जाकर दिल्ली रवाना हो गया। ये इनका जुल्म है, ये इनका गुरूर है कांग्रेस पार्टी का। वो ये समझते हैं कि जो उनके साथ नहीं है उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का ये रवैया हमेशा रहा कि ये लोग या तो लालच देकर किसी को खरीद लेते हैं और अगर जो इनके लालच का इनकार कर देता है तो वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और हिंदुस्तान की तारीख गवाह है मेरे भाई कि जब कभी भी कांग्रेस की हुकूमत रही, तबाही और बर्बादी की मिसालें नहीं बल्कि दास्तानें मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं। कांग्रेस की हुकूमत थी 1948 में 28 दिसंबर 29 दिसंबर की रात को, जिस जगह पर हमने 550 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, उस जगह की बेहरमती कर दी गई। कांग्रेस की हुकूमत थी, राजीव गांधी वजीर आजम थे, ताले खोले गए। कांग्रेस की हुकूमत थी, नरसिम्हा राव वजीर आजम थे। 6 दिसंबर का मनूस दिन हमको देखना पड़ा। कांग्रेस की हुकूमत थी, मलियाबाद हाशिमपुरा हुआ। कांग्रेस की हुकूमत थी, आसाम का नल्ली का मैसेकर हुआ। कितनी मिसालें मैं आपके सामने दूं। मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, 1 साल 2 साल नहीं, 1998 से जब वाईएस राजशेखर रेड्डी असेंबली में उनके साथ एमएलए था, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी की तारीफ किए थे तो मैं कांग्रेस के साथ था। 2013 तक हम इनका साथ दिए और बगैर किसी ओहदों के, पूछ लो किसी कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि असदुद्दीन ओवैसी ने कोई चीज का मुतालबा किया। उसके बाद जब हमने इनका साथ छोड़ा तो उन्होंने फौरन कह दिया कि ये फिरका परस्त है। जब 2008 में हिंदुस्तान की लोकसभा में न्यूक्लियर डील के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उस वक्त मैंने उठकर तकरीर की, अडवाणी के खिलाफ बातें कही और मैंने कहा मिस्टर अडवाणी, आप बताओ कि आप पाकिस्तान जाकर आपने कैसे जिन्ना की तारीफ की। और दूसरे दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम यूपीए के अलाइस को बुलाकर, चाय पर बुलाकर शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि कल लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस के मोशन में 2 लोगों की तकरीर बड़ी जबरदस्त थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जबान से कहा, एक तकरीर उमर अब्दुल्ला की और दूसरी तकरीर असदुद्दीन ओवैसी की थी। उस वक्त तुमको ख्याल नहीं आया मैं फिरका परस्त हूं,
मगर जैसे ही हम इनके खिलाफ खड़े हो गए, क्यों खिलाफ खड़े हुए? क्योंकि हुकूमत यूएपीए का कानून बनाया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बनाया। जाकर देख लो आप हिंदुस्तान के जेलों में कितने बच्चे, कितने दलित, कितने आदिवासी यूपीए के इस मनुष्य कानून में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। इनकी हरकतें ऐसी थी, और जब हम इनके खिलाफ खड़े हो गए तो हम फिरका परस्त हो गए। जब तक इनके साथ थे तो व्हाइट थे, जैसा इनके खिलाफ खड़े हो गए ब्लैक हो गए। ये क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम कब तक कांग्रेस करेगी? और आज कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मजलिस क्यों तायद कर रही जेडीएस की? हम इसलिए तायद कर रहे कि हम ये जानते हैं, हमारा मानना ये कि कर्नाटक की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए अब ना मोदी ना राहुल बल्कि एक रीजनल पार्टीज की जरूरत है। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को 5 साल इख्तियार यहां पर मिला, और लोग सवाल करते मुझसे कि ओवैसी साहब इलेक्शन के बाद कुमारस्वामी क्या बीजेपी में जाएंगे? मैं उनसे कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि मैंने कुमारस्वामी से एक नहीं 3 मर्तबा बात की, और कुमारस्वामी ने, देवेगौड़ा साहब ने मुझसे कहा कि नो क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता बीजेपी के साथ जाने का। और मैं जेडीएस का नहीं हूं मगर एक सियासत का तालिब इल्म हूं, और बहसियत सियासत के तालिब इल्म के कहना चाह रहा हूं। हमारे अनवर शरीफ भाई भी बैठे हैं, जेडीएस के जिम्मेदार बैठे हैं। ये इलेक्शन जेडीएस के लिए बहुत अहम इलेक्शन है, जेडीएस के सियासी सफर का सबसे बड़ा इलेक्शन है। और अगर जेडीएस, ये इलेक्शन फाइनल नहीं है, फाइनल तो 2019 का है, ये जेडीएस के लिए बड़ा अहम इलेक्शन है। तो जेडीएस भी जानती है कि वो दोबारा इस जो 2004 में हुआ रिपीट नहीं कर सकते, ना करेंगे। इनको सियासी तौर पर अगर जिंदा रहना है, कर्नाटका की आवाम के दिलों में जो कुमारस्वामी और देवेगौड़ा की मोहब्बत है, उस मोहब्बत को अगर बरकरार रखना है तो फिर जेडीएस को मुकाबला करना चाहिए, और मुकाबला कर रही है मोदी से। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 5 साल इनको आपने इख्तियार किया, तो ये वो लोग हैं मेरे भाई, पूछो इनसे, सिद्धारमैया से जाकर पूछो, आप इनसे पूछो आप कि कर्नाटका की जेलों में 10,500 लोग अंडर ट्रायल हैं, और 10,500 में से 53% अंडर ट्रायल दलित, आदिवासी और मुसलमान है। ये मेरे फिगर नहीं है, एनसीआरबी का डेटा है। तो पूछो इन कांग्रेसियों से, बताओ बाबा, ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है जेलों में सड़ सड़ कर, और तुम सेकुलरिज्म के दावे करते हो? कांग्रेस पार्टी बोलती कि हम फिरका परस्त हैं, तो क्या बहन मायावती फिरका परस्त है? वो मायावती जो दलितों के दिलों में एक मोहब्बत पैदा कर चुकी है, जिसने अपनी जिंदगी दलितों के लिए कुर्बान कर दिया, वो तो अलायंस कर रही है सीटों पे। और मैं तो कोई सीट नहीं ले रहा हूं, मैं तो सिर्फ आके कह रहा हूं, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं है। मैं आकर आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। ये बीजेपी का नाम लेकर डरा रहे हैं, तो मोदी जेडीएस का नाम लेकर डरा रहा है। ये अजीब है, ये राहु केतु दोनों। ये एक तरफ मोदी बोलते देवेगौड़ा की तारीफ कर दी, एक दिन 24 घंटे नहीं हुए बोल दिए नहीं वोट मत दो उनको, फिर उसके बाद अब जाके उन्होंने फिर खिलाफ बोले। कांग्रेस पार्टी इनको वो वोट बोलती। ये आप क्या दुकान खोल के बैठे, बीजेपी कांग्रेस, ये लाला की दुकान दोनों खोल के बैठे हैं। और इनकी लाला की दुकान पे क्या होता मालूम आपको? इनके पास, बीजेपी के मोदी के पास चले गए तो उन्होंने देख के, तू मेरे कहीं आ गया, तू नेशनल इसलिए स्टैंप लेके सर्टिफिकेट लेके ला, गले में डाल ले।
आप कांग्रेस के पास गए तो राहुल गांधी बोलते तुम मेरे पास आए लो, तुमको एक सर्टिफिकेट सेकुलरिज्म का तुम गले में डाल के फिरो। ये तुम्हारे सेकुलरिज्म की, तुम्हारे नेशनलिज्म की हमको जरूरत नहीं है। तुम बहुत सालों से दुकान चला रहे, तुम दुकान चला के सिर्फ अपना फायदा कर रहे, तुम लोगों का नुकसान कर रहे। अब तुम्हारी दुकान को बंद करना है, ये तुम्हारी लाला की दुकान बंद होना है। तुम कौन होते सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले? तुम कौन होते नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने वाले? आप बताइए मेरे भाई। बीजेपी, मोदी आज बोले तकरीर में कि सुल्तान का नाम लिए मोदी। अरे वजीर आजम, पूरा नाम लो, टीपू सुल्तान बोलो। नाम लेने भी पेट में दर्द हो रहा है इनको। क्यों दर्द हो रहा भाई? आप बोलो टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान तो दुनिया में नहीं है, वो शेर तो अपनी खबर में आराम से सो रहा है। मगर आप क्या कर रहे? आप तो हिंदुस्तान के तख्त पे बैठने वाले बादशाह हैं। आप सुल्तान की फिक्र मत करो। अगर सुल्तान की बात करना है मिस्टर मोदी, तो सुल्तान हिंद ख्वाजा अजमेरी है। अभी सुल्तान है सारे छोड़ो। सिद्धरामैया क्या बोलते? जयंती मनाओ खाली। तो कुमारस्वामी क्या बोले? नहीं, जयंती भी मनाएंगे। और कुमारस्वामी ने आज ऐलान किया कि नॉर्थ कर्नाटका में मैं एक टीपू नाम की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये काम होना। तो सिद्धरामैया और मोदी ये दोनों ओले जोले भाया हैं। इन्हों खाली जुमले, इन्हों एक बोलते, इन्हों एक बोलते, इन्हों आ बोलते, इन्हों बा बोलते। अरे नौकरी में होना, पढ़ाई होना, कॉलेज होना, बच्चों को पढ़ाना है। तो कुमारस्वामी ने कहा कि आप मेरे को पावर दो, मेरी पार्टी को कामयाब करो, हमारे भाई को कानवर शरीफ को कामयाब करो, तो मैं टीपू सुल्तान के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। ये काम होना, ये कंस्ट्रक्टिव काम होना। और फिर आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते बेंगलुरु के बारे में। दोनों बोलते इन्हों लैपटॉप देंगे तो इन्हों बोले मैं उनको देता हूं। मोदी की हुकूमत है, इन्हों वादा किए मिस्टर मोदी के मैं 2 करोड़ नौकरियां देता हूं। मट्ठी 10% भी नहीं दिया उसमें। तो सिद्धरामैया बोले मैं हर साल 20 लाख देता हूं। और फरवरी में न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ो आप, खुद सिद्धरामैया बोले कि 4 साल में मैं खाली 1.5 लाख लोगों को नौकरियां दिया। ये कब तक झूठ बोलते रहेंगे आप? कब तक जुमलेबाजी दोनों मिलकर करेंगे? मेरे भाई याद रखिए, ये नेशनल पार्टी जब तक पावर में रहेंगी, कर्नाटका की आवाम का, गरीबों का फायदा नहीं होगा। रीजनल पार्टी को लाना पड़ेगा, तभी जाकर इनका गुरूर, इनका तकब्बुर खत्म होगा। क्योंकि ये लोग यही समझ रहे कि हमारे को पूछने वाला नहीं है। सुनिए क्या चल 12 तारीख को वोट डाल के जिंदाबाद के नारे तक भी अभी तुम अभी इससे ठहरो जरा। ये अपने लोगों को इसलिए थम्स अप के सब हुर निकल जाते, फिर जाके सो जाते। 12 तारीख तक रोक के रखो, फिर 15 को अनवर शरीफ कामयाब है, मैं भी आता हूं जब नारे मारेंगे अपन इंशाअल्लाह। मगर उससे पहले अब सुनिए अब आप बात को। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि दोनों मिलके बोलते फिरका परस्त, सेकुलरिज्म। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं भाई साहब, मैं बुरा, मैं गंदा, मैं खराब, चलो मान लिया। तुम दूध के धुले, तुम राजा हरिश्चंद्र, मैं गुनाहगार, ठीक है मान लिया। कांग्रेस पार्टी ये बता दे कि अब सिद्धरामैया बता दे क्यों नहीं सलमान खुर्शीद साहब को कर्नाटका के इलेक्शन में बुला रहे? कांग्रेस का बड़ा लीडर दिल्ली से आ रहा, तकरीर करके जा रहा, वही पुरानी कैसेट 50 साल की,
कोई नई बात नहीं उसमें। हम सेकुलर, गंगा जमुनी, लिबरलिज्म, अरे तुम्हारी बात सुन सुन के हम बर्बाद हो गए। सलमान खुर्शीद साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भरे हुए हैं। बुलाओ सलमान खुर्शीद साहब को, पूछो उनको, बताओ राहुल गांधी क्या सलमान खुर्शीद ने झूठ कहा या सच कहा? पूछो इन कांग्रेसियों से। तुम्हारा लीडर कह रहा है कि हमारे हाथ खून से भरे हैं। जो हाथ मेरे खून से भरा है उस हाथ को मैं थामूं, उस हाथ को वोट दूं, उस हाथ से भरोसे की उम्मीद करूं, उस हाथ से वोट उम्मीद करूं कि मेरी मदद करेगा, वो मेरी मां और बहनों की इज्जत की हिफाजत करेगा। ये आपको फैसला करना है। खुद उनके लोग कह रहे हैं कि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे भाई, ये इनका असली चेहरा। सलमान खुर्शीद साहब शरीफ आदमी है, तो सच्चाई को बयान कर गए। अब कांग्रेसियों के पास नहीं है, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट क्या बोल रहे? राहुल गांधी ये बोले, मोदी जी 15 मिनट अपन आप और हम बहस कर लेंगे, 15 मिनट पार्लियामेंट बोलने दो। तो मोदी पलटा के बोले, आप नामदार हैं, मैं कामदार हूं। मेरे पास मीडिया वाले आए, बोलो आप क्या बोलते? क्योंकि मीडिया को जरूरी आना दूल्हे भाई से पूछने के लिए। तो मीडिया मेरे पास आई, मैं बेंगलुरु में जाके इसका जवाब दूंगा। उसका जवाब ये है, राहुल गांधी और मिस्टर मोदी, राहुल गांधी को बोलिए नामदार, मोदी अपने आप को कामदार बोले। मेरे भाई, ये नाम वालों का साथ छोड़ो। 50 साल हो गए खाली नाम नाम नाम, कुछ भी नहीं करे इन्हों, खाली नाम है इनका। और इन्हों कामदार बोल रहे, इन्हों काम ही नहीं दिए, इनको काम कुछ भी नहीं है। खाली ट्रम्प के ने गए तो ऐसा गले लपटे ट्रम्प के, ऐसा दिख रहा था कि ईद आ गई। गाड़ी में बैठने जा रहे, लपेट रहे ट्रम्प को, दरवाजा खोले फिर लपेट रहे। अरे कितने भाई गले, कितने लपटेगा? ईदगाह है, व्हाइट हाउस है। तुम कामदार, अरे कौन सा काम दिए तुम? तो कर्नाटका की आवाम को, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि नामदार कामदार नहीं, एक दमदार अनवर शरीफ को कामयाब करो। एक जबरदस्त कुमारा स्वामी को कामयाब करो। और ये नामदार कामदार के लिए तुम्हारा भाई ये दोनों से मुकाबला कर रहा है। राहुल गांधी बोले 15 मिनट, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर मोदी, आई एम टेलिंग यू वाई 15 मिनट, 5 मिनट तुम दोनों मिलकर मेरे से बहस कर लो, किधर भी कर लो, दोनों मिलके बैठ जाओ, दोनों मिलके आ जाओ, तो भी तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, अल्लाह करम। मगर ये बोल रहे नामदार कामदार दमदार, अरे क्या है रे? इलेक्शन है क्या है ये? अब मोदी साहब वो बोल रहे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो विजय माल्या बोला मैं किंगफिशर हूं, मैं गुड टाइम्स हूं। उन्होंने खा के जाके बैठ गए लंदन में। मोदी साहब बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी बोला मैं खा के डकार लेके जाके बैठ जाऊंगा। 11,000 करोड़ लेके भाग गया। इन्हों खाली बोल रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या है भाई, फिर गरीब के पास तो कुछ खाने को नहीं है, गरीब के पास कुछ नौकरी नहीं है। ये दोनों नेशनल पार्टीज एक दूसरे से मैच फिक्सिंग कर लिए और एक दूसरे को बोल रहे देख अगर तू नहीं खाएगा बोटी तो एक मर्तबा मैं बोटी खा लेता हूं, उसके बाद तू खा ले। माने तीसरा नहीं आना, गरीबों का फायदा नहीं पहुंचाना। आप सोचो ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी के दौर में क्या हुआ। आज मिस्टर मोदी बोल रहे बड़ी बड़ी बातें करते। मेरे भाई, जम्मू कठुआ में जो बच्ची का रेप हुआ आप तमाम वाकिफ हो जाता। 8 साल की बच्ची किडनैप किया गया, ड्रग्स दिए गए, उस बच्ची को कई कई दिन तक उसका रेप किया गया
और जब वहां की पुलिस जिसमें बीजेपी सरकार में है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी ताईद में मिस्टर मोदी के मिनिस्टर जुलूस निकालते, उनकी ताईद में। आप बताइए फिर इंसाफ क्या होगा? और आपको मालूम, ये कांग्रेस वाले आके बोल रहे, इनके बहुत बड़े लीडर गुलाम नबी आजाद साहब जो बेंगलुरु में आकर भी इलेक्शन मुहिम चलाए, मैं गुलाम नबी आजाद साहब से कह रहा हूं, क्या यह बात सच नहीं है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उस मासूम बच्ची के कत्ल में, रेप में, उनकी ताईद में एक आदमी खड़ा हुआ था जो गुलाम नबी आजाद साहब का 2014 में इलेक्शन एजेंट था। वो यहां आकर सेकुलरिज्म की बात करते, फिरका परस्ती की बात करते। जिस बच्ची की ताईद में जो लोग निकले, उसका इलेक्शन एजेंट आपका था गुलाम नबी साहब। बताओ आप, क्या ये झूठ है? वो गुलाम नबी आजाद साहब का इलेक्शन एजेंट था, चीफ इलेक्शन एजेंट। और ये दोनों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों मिले हुए, हिंदुस्तान के वजीर आजम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलेगी, और फिर कांग्रेस पार्टी बोलती है सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। मेरे भाई, मैं एक ही बात इनसे पूछना चाह रहा हूं, एक ही बात। हिंदुस्तान में कम्युनल राइट्स होते हैं, फिरका परस्ती के इंसिडेंट्स होते हैं। एनसीआरबी का डेटा है, इंडिया में नंबर 2 स्टेट यूपी के बाद सबसे ज्यादा कम्युनल राइट्स और इंसिडेंट्स कहां पर हुए? कर्नाटका में हुए। 100 से ज्यादा वाकयात हुए, 9 लोग मारे गए, 250 लोग जख्मी हुए। सिद्धारामैया, बताओ ये झूठ है या सच है? आपको तो बड़ा फख्र है ना आपके गवर्नेंस पर, तो क्या ये झूठ है कि कर्नाटका नंबर 2 स्टेट है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। जेलों में दलित, आदिवासी और मुसलमान सड़ रहे हैं एज अंडर ट्रायल। तीनों का पॉपुलेशन कितना है कर्नाटका में? 39% दलित, आदिवासी, मुसलमान का। जेल में शेयर कितना है? 53%। और फिर आपको आके बोलते हैं कम्युनल है। ये शेरवानी हैदराबाद से आई, फिरका परस्ती की बात करेगी। अरे मैं तुमको डेटा दे रहा हूं, हकायक बयान कर रहा हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं। और फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, हम मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए ऐसा करेंगे, फुला करेंगे। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज बिल पेश किया गया। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। जब बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बीजेपी की ताईद की। जाकर देख लो, आप इनकार करो, तुम इसका ताईद नहीं किए। मैं अकेला खड़ा हुआ था और एआईडीएमके के एक मुसलमान एमपी थे, हम दोनों ने मिलकर खुलकर इसकी मुखालिफत की। कांग्रेस पार्टी ताईद की। मैं जाकर इनसे कह रहा था कि भाई ये बिल नहीं है, ये बर्बादी का पेपर है, ये हमारी शनाख्त को खत्म करके रख देगा, मेरी पहचान को खत्म करके रख देगा, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है। मगर कोई भी कांग्रेस पार्टी में सुनने तैयार नहीं था। कांग्रेस पार्टी में एक एमपी हैं, उनका नाम मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब हैं। बुलाओ उनको, कर्नाटक में कैंवसिंग कराओ। मौलाना ने खुद कहा दारुल देवबंद के आमिला के रुकन है। मौलाना ने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझे यह कहा कि आप तकरीर नहीं कर सकते। तो मीडिया ने पूछा कि मौलाना, तो फिर आपने पार्लियामेंट में जाकर इसके खिलाफ वोट देना था। तो मौलाना ने चालाकी से कहा ट्रैफिक में फंस गया था। ऐसी कौन सी ट्रैफिक है नहीं मालूम। आप बताइए मेरे भाई, वो बिल पेश हो रहा था, मैं अपने अमेंडमेंट दिया, तरमीमात दिया, कोई कांग्रेस का आवाज नहीं उठाने। ठीक है, अमेंडमेंट हारते थे मगर हम अपनी बात को रजिस्टर करा सकते थे। मैं अपने अमेंडमेंट्स मूव करा, कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया, बीजेपी का साथ दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन है, क्योंकि मैं जिस चीज के लिए जिंदा हूं वो मेरी शनाख्त है, मेरी पहचान है। मैं गुनाहगार हूं,
मैं कमजोर हूं, मुझ में बहुत ऐब है, अल्लाह जानता है, मगर कम से कम अल्लाह ने मुझे जो इज्जत दी वो तो मैं शनाख्त को बचाऊंगा ना अपनी। कोई नहीं उठा। ऐसा महसूस हो रहा था कि दोबारा किसी ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। कोई नहीं था बचाने के लिए, कोई नहीं था बोलने के लिए। और आज इलेक्शन आया तो हमदर्द बन गए। आज इलेक्शन आया तो बीजेपी की बात करते कि ओवैसी कम्युनल है, कुमारस्वामी ये कर जाएगा। अरे तुम्हारे नामा अमल को देख लो। तुमने कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा कि तुम में कितनी बुराइयां हैं? अगर आज मैं कमजोर हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। अगर आज मैं अपनी जिंदगी और मौत के लिए परेशान हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। अगर आज मैं अपनी शराब के लिए परेशान हूं तो तुम्हारी वजह से हूं। तुमने क्या किया हमारे लिए बताओ? सिर्फ हमको बोलते रहे कि नहीं तुम्हारा तहफ्फुज़ करेंगे। क्या तहफ्फुज़ किए? कौन सा तहफ्फुज़ किए? ये कांग्रेस पार्टी ने अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया। पड़ोस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में चैलेंज कर रहा हूं, उसमें एक लफ्ज मुसलमान लिखा हुआ नहीं, एक लफ्ज। और बोलते सेकुलरिज्म। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का माइनॉरिटी है। हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का नंबर 1 का शहरी है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 और 30 हमको इस बात की इजाजत देते कि नाम लिखने से डरते, नाम लिखने से डरते हैं लोग। और कांग्रेस से समझ ली कहां जाते, हमको छोड़ के कहां जाते? अरे हमको छोड़, तुमको क्या? हम सब कुछ छोड़ सकते सिवाय अल्लाह के। हम सब कुछ छोड़ सकते सिवाय अल्लाह के मेरे भाई। और फिर एक ठहरो जी, ये 12 तारीख कोट डालकर अभी नहीं निकल गए तो कैसा? इन्हों हमारे को बोलते हैं इन्हों सेक्युलर नहीं है। अच्छा, ये 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन, 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन, वो क्या नाम है जी बच्चे का जो इलेक्शन हार गया? रिजवान को मैं हराया। रिजवान को तुम्हारे लोग हराए। रिजवान को अंदर से उसका टांग खींच दिए। जब मोदी से मिल लिए, जब तुमको फिक्र नहीं है। 2009, 2014, 10 साल से एक भी मुस्लिम माइनॉरिटी का एमपी कर्नाटका से जीत के नहीं जाता। कौन जिम्मेदार है इसका बताओ सिद्धारामैया? कौन जिम्मेदार है? तुम जिम्मेदार, तुम्हारी पार्टी जिम्मेदार, कोई नहीं है। अगर आज हिंदुस्तान में मोदी की हुकूमत है तो कांग्रेस जिम्मेदार। तुम अगर अच्छे होते तो मोदी 280 सीट पे जीतता नहीं। तुमको हिंदुस्तान की आवाम ने 210 सीटें दी थी 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में, और आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तालीम का ले लो आप, एजुकेशन का मामला। बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, और कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। हर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पूरे साउथ इंडिया में कर्नाटका का लोएस्ट है। आपके पास बताओ, ये डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। और फिर कर्नाटका, बेंगलुरु की तरक्की के लिए एक बोर्ड बनाया गया। ये कांग्रेस, अब मेरी आज जलसा हो गया, कल ये पूरे कांग्रेस के जोकर आएंगे, आके बोलेंगे अरे वो शेरवानी आया था, उसने बहुत बोला। उनसे एक ही बात पूछना, उन्होंने ये भी बोले शेरवानी ये बोला मैं आया हूं। और कांग्रेसी वालों याद रखो सिद्धारामैया, मैं जब तक जिंदा रहा कर्नाटका और बेंगलुरु आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती, इसलिए कि कर्नाटका हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान में बाबा साहब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। और इससे ज्यादा और उससे मैं और एक बात बोल रहा हूं, हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। वो कैसा बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो अब्बा यहाँ पे कदम रखे, ये मेरे अब्बा की जमीन है। वो दूसरे बोल सकते अम्मा, तुम अम्मा बोलो, मैं अब्बा बोलते हैं। ये क्या बोलते फिर? अब देखो, बेंगलुरु की तरक्की के लिए एक बेंगलुरु एजेंडा टास्क फोर्स बनाया गया। बेंगलुरु की तरक्की के लिए बेंगलुरु ब्लूप्रिंट एक्शन कमेटी बनाई गई। और ये कॉन्स्टिट्यूशन
240ZC के तहत बनाया गया। थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मोदी सिद्धारामैया को उतना नहीं पढ़ा लिखा हूं, मगर ये बेंगलुरु एजेंडा टास्क फोर्स, बेंगलुरु ब्लूप्रिंट एक्शन कमेटी में एक भी नाम नहीं है, ना दलित का, ना आदिवासी का, ना माइनॉरिटी का। क्यों नहीं डाले भैया आप नाम? डालना था हिमालय मेडिकल का ओनर के बेटे का नाम डालना था, विप्रो के लोगों का नाम डालना था, सबका नाम डाले। किसका नाम नहीं डाले? जिसकी वोटों की जरूरत है। और बोलते सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। हर महाज पर ये लोग नाकाम साबित हुए, हर महाज पर मोदी नाकाम, हर महाज पर सिद्धारामैया नाकाम। मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे भाई कि आप 12 तारीख को अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, पूरे जोश और खरोश के साथ निकलिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। हिंदुस्तान की जमहूरियत आपको इजाजत देती है कि आप निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। सीरियल नंबर 1 पर हमारे कैंडिडेट का नाम आप देखेंगे, अनवर शरीफ है। यकीन मानिए ये वाकई में शरीफ है, ये सिर्फ नाम के शरीफ नहीं है, इन्हू शरीफ है, बाकी के पूरे शरीर है। एक तरफ शरीर, दूसरी तरफ शरीफ, एक तरफ अनवर, दूसरे तरफ क्या क्या है कि नहीं मालूम। आप बोले तो बोलेंगे फेसबुक करें, उसके ऊपर बोला ही नहीं। हमारी जहां तकरीर होती उसके बाद शुरू हो जाते इन्हों भड़काऊ भाषण किए। अरे कौन सा भड़काऊ भाषण किए? हकीकत को बयान कर रहा हूं तुम्हारे सामने। अगर हिम्मत है तो आओ जवाब दो इन बातों का जो मैंने आज उठाया यहां पर। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अनवर शरीफ साहब को अल्लाह ने और आपकी दुआओं और वोटों से कामयाब होने के बाद, जब अल्लाह ने इख्तिदार तो ऊपर वाला देने वाला है, अगर जेडीएस की हुकूमत आएगी तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज का जो बजट है वो सिर्फ 1800-2000 करोड़ है। मैंने कुमारास्वामी से फोन करके कहा, मिस्टर कुमारास्वामी, अगर आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपको माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री का बजट कम से कम 8000 करोड़ रुपीस करना पड़ेगा। तो कुमारास्वामी ने कहा, मिस्टर ओवैसी आप ऐलान कर दो, मैं 8000 करोड़ करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, हमको डेवलपमेंट की जरूरत है, हमको रोजगार की जरूरत है, हमको घरों की जरूरत है, हमको तहफ्फुज़ की जरूरत है, हमको आवाज की जरूरत है और हमको एक शनाख्त की जरूरत है। ये तमाम चीजों पर ये लोग नाकाम साबित हुए, ये दोनों पार्टीज नाकाम साबित हुए। मेरी आप सदैवन गुजारिश है कि आप मुत्तहिद रहिए, अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए। ये इनके बातों में मत आइए आप, मोदी ये बोल रहे, सिद्धारामैया ये बोल रहे, इन्हू बी टीम उन्हू ए टीम। वो हैदराबाद में उन लोग एक बात कहावत बोलते, इन्हू सिद्धारामैया राहुल गांधी बोल रहे इन्हू बी टीम, मोदी बोल रहा इन्हू थर्ड आ रहे। तो हम लोग ये बातों को सुन के क्या बोलते हैदराबाद में कि फंस गई रजिया गुंडों में। यही हाल हो गया। इनको मालूम हो गया कि कांग्रेस को भी मालूम, मोदी को भी मालूम कि अब दाल गलने वाली नहीं, दाल नहीं गलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि आप पूरी ताकत और इत्तेहाद के बलबूते पर और पूरी दानिशमंदी के साथ आप 12 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, अनवर शरीफ साहब के हक में इस्तेमाल करिए और इनको कामयाब करिए। ये कामयाबी आपकी होगी, ये कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, ये शिकस्त होगी फिरका परस्त ताकतों की और उनको शिकस्त दीजिए। शुक्रिया, खुदा।